हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे का ये कन्फ्यूज़न रहता है। एक तो आपको ओजोन गैस याद रखना पड़ता है और दूसरा आपको ओजोन मंडल के बारे में याद रखना पड़ता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न में डूबते रहते हैं हमेशा कि ये ओजोन गैस क्या होता है और ओजोन मंडल क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ओजोन और ओजोन मंडल दोनों की परिभाषा की बात करेंगे। साथ ही साथ ओजोन गैस की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है उसकी बात करेंगे। ओजोन गैस का क्या उपयोग होता है इसकी चर्चा करेंगे और ओजोन मंडल की क्या मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, ओजोन की। दोस्तों, जब सबसे पहले आप ओजोन की बात करते हो तो आपके माइंड में सिंपल सा एक ही फिगर बनता है। वो क्या बनता है? O3 का बनता है। और एक्चुअली में ओजोन का ये फार्मूला भी होता है। ओजोन का क्या होता है? ये फार्मूला होता है O3। अगर आप सीधे सीधे कहो तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ओजोन गैस बनता कैसे है। तो आप कहेंगे कि सर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरण पड़ती है, सूर्य की क्या होती है? पराबैंगनी। इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरण पड़ती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला कंसेप्ट तो आपका ये क्लियर हो जाता है सर, क्या कि ओजोन गैस क्या होता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पर जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे पड़ती है, पराबैंगनी किरण पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाती है? ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप रासायनिक दृष्टिकोण से ओजोन को देखें, O3 गैस को देखें, तो आप सिंपल वे में इसको क्या कह सकते हैं कि सर ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। अब बोले एलोट्रॉप का मतलब क्या? तो सर ये ऑक्सीजन का अपरूप है। क्या है ये? अपरूप है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का अपरूप क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का अपरूप O3 है। कैसे बनता है? तो वायुमंडल ऑक्सीजन पर जब पराबैंगनी किरण पड़ती है, किसकी? सूर्य की, तो वो ओजोन में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। अच्छा, आपका एक और बहुत ही पॉपुलर सा सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या कि ये जो O3 है ये कितना परमाण्विक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल्स में, इस अणु में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो ओजोन जो है आपका, वो क्या है आपका? त्रिपरमाण्विक है। यहाँ पे नहीं एडजस्ट होगा, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए ना। ये क्या है आपका? त्रिपरमाण्विक है। त्रिपरमाण्विक है मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये ट्राई एटॉमिक होता है। ये क्या होता है आपका? ट्राई एटॉमिक होता है। और आपको ये जान करके हैरानी होगी, ओजोन गैस जो है ये आपको हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है, पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ओजोन गैस जो होता है वो हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ आपको ये जान करके हैरानी होगी कि आपके वायुमंडलीय परत में जो ओजोन मंडल है, जहाँ पे ओजोन गैस का एक लेयर है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से। लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि जो आपका ओजोन लेयर है वो आपको सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है। क्या करता है? आपको सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों के फ्रिज से निकले CFC गैस से अपक्षय हो रहा है। मतलब क्या कि आपके ओजोन सतह में छिद्र हो रहे हैं जो सूर्य के पराबैंगनी किरण को एक समय में नहीं रोक पाएगा, जो हम लोगों के लिए हानिकारक होगा। और दोस्तों, ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रत्येक साल UNO के द्वारा
एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन दिवस कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे प्रत्येक साल को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो जो हम लोगों का ओजोन लेयर है वो हम लोग के फ्रीज से जो CFC गैस निकलती है उसके चलते डिप्लेट हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसमें छिद्र हो रहा है। उसी से बचाने के लिए, ताकि आप CFC का कम यूज करो, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यूएनओ ने मतलब इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र सभा बोलते हैं, ये अपनी एक आम सभा में, किस आम सभा में, तो 23 जनवरी 1995 को एक आम सभा हुई थी और इसमें यह सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि 16 सितंबर को प्रत्येक साल हम लोग उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाएंगे, तो ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि ओजोन के बारे में लोगों में जागरूकता फैलेगी। ओजोन के बारे में क्या होगी, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो हम लोग प्रत्येक साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब पारित हुआ, तो 23 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा एक आम सभा में इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये आपका हो जाता है ओजोन का परिभाषा को ये चर्चा करना होगा कि सर क्या इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली ओजोन गैस की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, या फिर अगर इसके यूज हैं तो एक सही रूप में, एक समग्र रूप में ओजोन का उपयोग हम क्या लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस दोनों को डिस्कस करते हैं, उससे पहले इसको इरेज करते हैं। ओजोन के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप की पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट है। बोला हुआ बात आपको ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता, लेकिन अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो आपके माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहता है। पहला चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ओजोन क्या है, आपका ऑक्सीजन का अपरूप है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार वे में पूछे गए, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का अपरूप है। क्या है अपरूप, ओजोन। और ये कौन सा परमाणु है, तो त्रिपरमाणुक है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो 3 होती है। परमाणुकता कितनी होती है, 3, क्योंकि इसमें कितने परमाणु हैं, 3। नेक्स्ट है कि ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे से पृथ्वी को बचाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको पूछ दे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस, तो आप क्या कहेंगे कि ओजोन गैस का इंपॉर्टेंस ये है कि ओजोन गैस पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से बचाता है। अगर ये ना बचाएगा तो लगभग में सारे आदमी को स्किन कैंसर नामक बीमारी हो जाएगा और ये बहुत ही जकड़ लेगा पूरे पृथ्वी पे। लेकिन ये क्या करता है कि ओजोन जो गैस है आपको उस स्किन कैंसर होने से बचाता है। दूसरा चीज़ कि समुद्र तल से 25 किलोमीटर की हाइट पर आप जाएंगे। जनरली हम लोग जब कहते हैं ऊंचाई की या गहराई की तो समुद्र तल से लेते हैं, क्योंकि उसको हम लोग मानक मानते हैं। तो समुद्र तल से जैसे ही आप 25 किलोमीटर के लेयर पे जाएंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग का वायुमंडल का लेयर है, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में आपका पड़ता है क्या, ओजोन मंडल। क्या पड़ता है, ओजोन मंडल। और जनरली इसकी जो दूरी होती है ये सतह से 18 से 32 किलोमीटर तक की दूरी होती है आपके सतह से, अर्थ के सतह से। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे ही समुद्र तल से 25 किलोमीटर के हाइट पे ऊपर जाते हैं तो ओजोन गैस की जो सांद्रता होती है, मतलब ओजोन गैस की जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, बढ़ना जरूरी है, लाजमी है। क्यों, क्योंकि क्षोभ मंडल और समताप मंडल, वायुमंडल का जो पहला सतह जो हम लोग के नज़दीक है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ओजोन मंडल है और ये समुद्र तल से 25 किलोमीटर की हाइट पे जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ओजोन मंडल तक पहुंच जाएगा। एक्चुअली ओजोन मंडल क्या है, ओजोन गैस का एक लेयर है। तो आपका यहाँ से ओजोन मंडल का परिभाषा भी क्लियर हो जाता है कि ओजोन मंडल क्या है। आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में ओजोन गैस का एक सतह पाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं। तो आप समुद्र तल से 25 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो ओजोन गैस की जो सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो क्या होगी, अधिकतम होगी। मतलब कि वहाँ पे आपको ओजोन गैस ज़्यादा मिलेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैंने पीछे के सेशन में कहीं पे ये बताया था कि सोना और चांदी
जो है आपके, इस पे बहुत ही कम जंग लगता है, या इसका जो क्षरण होता है वो बहुत कम होता है। ये बहुत लंबे समय तक चमकीला दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर चांदी पे ओजोन गैस पड़ जाए तो चांदी का कलर कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस गैस के उपस्थिति के चलते चांदी का रंग काला हो जाता है? ओजोन गैस की उपस्थिति के चलते चांदी जो है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ओजोन गैस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या कि ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब ओजोन जो है ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं। फिर नेक्स्ट आप बात याद रखेंगे कि ओजोन जो है वो एथिलीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है। तो आपके वन लाइनर के लिए बेस्ट पॉइंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस किससे अभिक्रिया करने के कारण क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ओजोन गैस एथिलीन से अभिक्रिया करने के कारण क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ओजोन गैस का उपयोग क्या होगा? जस्ट मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ का डिस्कस किया। अभी दो तीन पॉइंट हैं जो इसके उपयोग के रूप में आते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए करते हैं, हवा को शुद्ध करने के लिए करते हैं। इन सबों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ओजोन गैस को पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन देखते हैं आसपास में, हालांकि आप ऑक्सीजन को भी नहीं पहचान सकते हो, लेकिन ओजोन गैस को पहचानने के लिए आपके पास एक छोटा सा तरीका है। क्योंकि ओजोन गैस की जो गंध होती है ना, ये सड़ी हुई मछली की तरह होती है। सड़ी हुई मछली की तरह होती है। किसके तरह होती है? सड़ी हुई मछली की तरह। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा सिचुएशन मिले जहाँ पे आपका लैब वगैरह हो और वहाँ से सड़ी हुई मछली का गंध जैसा कुछ आए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या उपस्थित है? ओजोन गैस उपस्थित है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो ओजोन गैस की उपयोगिता हो गई, ओजोन मंडल क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आइए हम लोग ओजोन मंडल की भी बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, इससे भी संबंधित आपके बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओजोन मंडल को। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ओजोन मंडल की, ओजोनोस्फीयर की। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये कुछ नहीं है, ये आपके वायुमंडल में ओजोन गैस का एक सतह है। ओजोन गैस का एक क्या है? लेयर है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर वायुमंडल के कितने सतह हैं? तो मैं आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, लेकिन अभी तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। तो देखिए कि आपका ये अर्थ है, ये आपका क्या है? अर्थ है। अर्थ के ऊपर में वायुमंडल है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो हम लोग का स्थल मंडल है, इससे ऊपर में बहुत सारे वायु उपस्थित हैं, और जहाँ पे बहुत सारे वायु उपस्थित हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के अलग अलग भाग हैं। वायुमंडल के क्या हैं? अलग अलग भाग हैं। आप इसको अर्थ को यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिख लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब पहला लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर आपका ये हो गया, तीसरा लेयर आपका ये हो गया, चौथा लेयर आपका ये हो गया, पांचवा लेयर आपका ये हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कि जो अर्थ से सटा हुआ, अर्थ का पहले वाला लेयर है, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल। जनरली मौसम की सारी घटनाएं आपको यहीं पे देखने को मिलती है, और इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। अब आपका जो ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? समताप मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर में यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे आपको मिल जाता है मेसोफेयर। क्या मिल जाता है? मेसोफेयर। फिर आपको क्या मिलता है? थर्मोस्फेयर मिलता है, थर्मोस्फेयर मिलता है, ठीक है। और फिर आपका आयोनोस्फेयर, फिर आपका एक्सोस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं, ताप मंडल बोलते हैं, और फिर बहिर्मंडल होता है। इसका प्रॉपर वीडियो देंगे। मेरा आपको समझाने के लिए बस 2 पॉइंट चाहिए कि पृथ्वी से सटा हुआ जो आपका लेयर है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल के बाद का जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। दोस्तों मतलब क्या कि क्षोभ मंडल, आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल,
क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका ओजोन मंडल पाया जाता है, जिसको हम लोग ओजोनोस्फेयर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। एक्चुअली ये जो ओजोन लेयर है आपका, ये ओजोन लेयर क्या करता है कि जो सन से, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, उस पराबैंगनी किरण को ये ओजोन मंडल अवशोषित कर लेती है। जो यहाँ पे ओजोन गैस का लेयर है, ये क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके चलते पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सूर्य के पराबैंगनी किरण से होने वाले हानिकारक प्रभाव से बच जाते हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया है कि आपका जो अर्थ है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अर्थ क्या है? गोलाकार है और बीच में चपटा है। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। जनरली अगर हम मैप की बात करें तो आप कहेंगे सर मैप का ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो भाई उत्तरी गोलार्ध हम कह रहे हैं तो नॉर्थ का मतलब उत्तर हुआ, और दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं हम लोग तो दक्षिण का मतलब दक्षिण नीचे वाला हुआ। तो आपके पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। और ये जनरली आपको कहाँ पे दिखेगा? तो ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप पे दिख जाएगा। कहाँ पे दिखेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओजोन सतह का डिप्लेशन, पृथ्वी के डिप्लेशन बोले तो क्षय पृथ्वी के किस गोलार्ध में हो रहा है? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है। एक्चुअली में इसका वास्तविक पॉइंट कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है वो तापमान के चलते कम नहीं होता है। मतलब अगर अधिक तापमान देंगे तो इससे उसका क्षरण नहीं होगा। हाँ, अगर क्या हो जाए कि इसका जो डिप्लेशन है, अगर टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब क्या कि अगर माइनस में 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाए तो ओजोन लेयर का जो क्षरण होता है या ओजोन लेयर में जो छिद्र होता है वो कम तापमान के चलते होता है। किसके चलते होता है? कम तापमान के चलते होता है। और जनरली अगर आप इस लेयर में ऊपर चलते जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पे आपको कितना डिग्री का तापमान कम होते चला जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होते चला जाता है। कहाँ पे? जब आप लेयर में ऊपर चलते जाते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद आपको 5 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। और जनरली ओजोन लेयर का क्षय आपको तभी संभव है जब क्या हो कि ओजोन लेयर के आसपास का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के क्या हो जाए? आसपास हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या क्या इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। आइए उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओजोन मंडल की मुख्य बात क्या हो सकती है। अभी आपने समझा कि ओजोन मंडल कहाँ पे है, तो ओजोन मंडल आपके क्षोभ मंडल और समताप मंडल इस दोनों के बीच में है। आपने देखा कि इसका क्षरण कब होगा? जब तापमान कम हो जाएगी। और जब आप ओजोन मंडल में जानते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान कम हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ आप इंपॉर्टेंट बात ये याद रख सकते हैं। एक्चुअली बोला हुआ बात आपको क्षणिक देर के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है आपके माइंड में। क्या कि सन से पहला चीज़ तो ये कि सन के अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करता है और ये ओजोन लेयर का काम है। साथ ही साथ ओजोन लेयर में क्या उपस्थित है? तो भाई ओजोन गैस अवेलेबल है। आपको जस्ट अभी मैंने पीछे भी बताया कि ओजोन गैस क्या करती है, तो अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। तो ये कॉमन सा बात है, आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। CFC के एक अणु ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट करता है। अब आप देखिए कि ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट बात होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि सर ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो किसके चलते हो रहा है? तो CFC के चलते हो रहा है। अब ये CFC क्या है? तो आप कहते हो सर CFC जो है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बहुत ज़्यादा रिलीजेशन के चलते, चूँकि ये आपके फ्रीज वगैरह से निकलती है, तो अभी तो हर घर में फ्रीज है, तो इसके बहुत ज़्यादा उपयोग के चलते CFC का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है, वो ओजोन गैस के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है।
आप समझ सकते हैं कि कितना CFC अणु जाता होगा और किस तरह से वो पूरे के पूरे ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करता होगा। और इसीलिए आपका जो ओजोन लेयर है उसमें सुराख होना शुरू हो गया था। और ये सुराख आपको सबसे पहले कहाँ पे दिखा था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, उत्तरी गोलार्ध में। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ओजोन मंडल में सर्वप्रथम सुराख पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध के ऊपर में, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में हुआ था। अगर आपसे महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो क्या कहेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर में पृथ्वी के ओजोन मंडल में क्या दिख रहा है? सॉरी, पृथ्वी के ओजोन मंडल में नहीं, वायुमंडल के ओजोन मंडल में आपको होल दिख रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग बात कि ये जो होल हो रहा है, इस होल के चलते आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में ओजोन मंडल का कितना % भाग क्षरण हो गया है? तो आप कहेंगे सर 30% भाग जो है वो क्या हो गया है, उसमें सुराख हो गई है, छिद्र हो गई है, तो उसका 30% भाग क्षरण हो गया है। आप नेक्स्ट बात याद रख सकते हैं कि ओजोन परत को क्षति कौन सा गैस पहुंचा सकता है? तो आप कहेंगे कि सर पहला तो CFC पहुंचाता ही है, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। इसके साथ साथ आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो आपके मोटर वाहन के प्रदूषक धुआं के रूप में निकलता है, ये सारे गैस आपके ओजोन लेयर को क्या करता है? डिप्लीट करता है, क्षय करता है। और अभी ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर इस पे सही से जागरूकता न फैलाया जाए तो आपका पूरा का पूरा ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकता है और इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं सबको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित आपको जो कुछ भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि मुझे साइंस का एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, साइंस का एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो मैथ मस्ती टीम की तरफ से आपके धुरीना ऐप पर मात्र 399 रुपया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट साइंस कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीधे कोर्स पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोर्स में पहुंचने पे, कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप 62 99 34 0 750 पे एक बार फ़ोन मिला सकते हैं और आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।